हेलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम मराठी सब्जेक्ट का जो 8 नंबर का जो लेसन है वो करने जा रहे हैं। तो लेसन का नेम है रेशीम बंध। अब रेशीम बंध का मीनिंग क्या होता है? जो हमारा फीलिंग के साथ जिससे रिलेशन होता है तो उसे हम रेशीम बंध कहते हैं। मतलब एक नाजुक मुलायम सा जो हमारा रिश्ता है तो वो है रेशीम बंध। जैसे कि एक बेटी का और एक पिता का या फिर एक बेटी का और एक माँ का जो रिलेशन है इतना नाजुक इतना मुलायम, तो उस रिलेशन को हम मराठी में जो है उसे रेशीम बंधन ऐसे कहते हैं। तो इस लेसन के जो लेखक हैं हमारे, तो उनका नाम है डॉक्टर युमा पाठन और उनका कार्यकाल है 1930। तो ये हमारे जो लेखक हैं वो सुप्रसिद्ध साहित्यिक रह चुके हैं। संत साहित्य के व्यासंग के अभ्यासक थे, कथा लेखक थे, संशोधक थे और उन्होंने संपादक व नामवंत वक्ते ही थे। मतलब स्पीच भी करते थे। शाळेत असल्यापासून लेखनाला सुरुवात, तो जब वो स्कूल में थे तभी से उन्होंने लेखन को मतलब लिखने को शुरुआत की थी। विविध नियतकालिकामधून विपुल कथालेखन, मराठी बखरीतील फारसीचे स्वरूप या विषयावर संशोधनही केलेले आहे। तो मराठी साहित्य में जो बखर है उस पर अभी उन्होंने बहुत रिसर्च की है। प्राचीन मराठी हिंदी साहित्याचे संशोधन हा त्यांचा विषय आवडीचा। भाऊसाहेबांची बखर, मराठवाड्यातील लोककथा, महानुभाव, साहित्य संशोधन, खंड 1 इत्यादि संशोधन पर संपादित ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो ये जो चीज़ें हैं महानुभाव या फिर साहित्य संशोधन, इस पर उन्होंने उनके संशोधन संपादित किए, मतलब जो रिसर्च की है ना, तो उस पर उन्होंने ग्रंथ ही प्रकाशित कर चुके हैं। संत साहित्य चिंतन, शोधनी, आठव ज्ञानदेवीचा, अजून आठवण इत्यादी लेख संग्रही प्रकाशित आहेत। मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखाचा ताम्रपटाचा शोध हे त्यांचे अत्यंत मौलिक संशोधनाचे कार्य है। तो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जो आता है एक भाग है, तो वहाँ पे जो शिलालेख है तो वो शिलालेख और ताम्रपट, तो उन पर भी उन्होंने बहुत सी रिसर्च करी है और वो रिसर्च जो था वो ही उनका मेन सब्जेक्ट था यहाँ पर। 1990 साली पुणे येथे संपन्न झालेल्या 63व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष। तो 1990 साल में जो पुणे में जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, तो उसके वह जो हमारे लेखक है वो अध्यक्ष ही रह चुके हैं। पद्मश्री या सन्मानाने भारत सरकारकडून गौरवण्यात, तो भारत सरकार से उन्हें पद्मश्री इससे ही उनका गौरव हुआ है। तसेच ज्ञानोबा तुकाराम या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने महाराष्ट्र शासनाकडून सन्मानित। तो मतलब इनको इतने सम्मान और उनका गौरव इतने बड़े पैमाने में हो चुका है। या ललित गद्य पाठातील उत्तर, रात्र, पहाट आणि सकाळ या प्रहाराचे ललित रम्य शैलीत वर्णन वाचकाला चैतन्याचा परिस्पर्श घडवते। तो ये जो लेसन है हमारा, तो इस लेसन में लेखक ने हमें एक इमेजिनेशन करवाया है, जो कि जो मिडनाइट होती है और मिडनाइट के बाद जब अर्ली मॉर्निंग होती है, तो उस समय का मतलब उन दोनों के बीच का जो टाइम है, तो उस टाइम का यहाँ पर इमेजिनेशन किया है, वर्णन किया है कि मिडनाइट से अर्ली मॉर्निंग कैसी होती है और जब वो होने के लिए स्टार्ट होती है तो उस टाइम नेचर की जो स्थिति होती है, तो उस स्थिति का वर्णन इस लेसन में लेखक ने हमें करके सुनाया है, मतलब बताया है। उत्तर रात्रीपासून पहाटेपर्यंतची नीरव शांतता आणि निंद्रस्त भोवताल, पहाटेनंतर सकाळपर्यंत वृक्षवेली, पाखरे यांना हलकेच येणारी जाग याची संवेदनशील मनाने टिपलेली जिवंत शब्दचित्रे मनाला अतिशय उल्लासित करतात। तो इस लेसन में जब अर्ली मॉर्निंग जब भोर होती है, तो भोर होती है उस टाइम नेचर में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि सुबह उठकर पंछी चूचू करते हैं,
उसके बाद ओस की बूंदें पेड़ों पे और पत्तों पे जब गिरती है तब कैसे दिखता है, कैसे लगता है, उस सब का वर्णन यहाँ पे लेखक ने हमें करके बताया है। या नात्यालाच लेखकाने रेशीमबंध असे सुंदर नाव दिलेलं आहे। मतलब ये जो चीज़ें जो नेचर में हो रही है और उस चीज़ों का जो हमसे रिलेशन है, क्योंकि हम लोग भी एक नेचर का हिस्सा है, तो नेचर में और हम लोगों में कैसा रेशीमबंध है, कैसा अनोखा नाता है, उस नाते को हम कब महसूस कर सकते हैं, तो हम उसको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर उस रिलेशन को हम लोग समझ सकते हैं या फिर उस रिलेशन को हम फील कर सकते हैं। ऐसा यहाँ लेखक ने हमें बताया है। पाखरे आणि पहाट परस्परांना भेटायला किती आणि कशी उत्सुक आहेत, या संबंधीचा अनुभव लेखकाने अत्यंत तरल शाब्दिकित केला है। तो यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि जब भोर होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, उस टाइम जो पंछी होते हैं वो पंछी अर्ली मॉर्निंग को मिलने के लिए कितने बेताब होते हैं, कितने उत्सुक होते हैं, और वो मिलने के बाद जो अनुभव आता है वह अत्यंत मतलब बहुत ही सरल शब्द में लेखक ने हमें इस लेसन में बताने की कोशिश की है। पाखराचा चुचवाट, गुलमोहराचा स्वागत सडा, निशिगंधाच्या सुगंधाची उधळ अशा पार्श्वभूमीवर होणारी प्रसन्न सकाळ लेखकाने तितक्याच प्रसन्न शैलीत कशी चित्रित केली आहे हे अभ्यासनाजोगे आहे। तो यहाँ पे पाखरांचा चूचवाट मतलब पंछी जो सुबह उठ के चूचू करते हैं उसकी आवाज़, गुलमोहराचा स्वागत सड़ा, गुलमोहर के जो पेड़ है यहाँ पे चित्र में दिखाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो उस गुलमोहर जो पेड़ है, जो उनके फूल गिरते हैं, तो वो फूल कैसे हमें स्वागत वेलकम कर रहे हैं नेचर का, सुबह का। निशिगंधाच्या सुगंधाची उथळ, जो निशिगंधा के जो फूल होते हैं तो उस फूल की जो सुगंध है, जो स्मेल है, वो भी अर्ली मॉर्निंग का स्वागत कर रही है, ऐसे बता रहे लेखक। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो अनुभव है, ये सब जो बंध है, रेशीमबंध है, वो सब लेखक ने हमें इस लेसन में बताने की कोशिश की है और नेचर के पास हमें ले जाने की भी कोशिश लेखक ने यहाँ करी है। तो चलो बच्चों, लेखक हमें इस लेसन में क्या बताना चाहते हैं, रेशीमबंध क्या होता है, जो बता रहे हैं ना, तो हम देखेंगे। मध्यरात्र केव्हाच उलटून गेलेली असते, उत्तर रात्रीनं हलकेच आकाशात पाऊल ठेवलेलं असतं, इतकं हळुवारपणे, इतकं अलगद, इतकं मुलायम की कुणाला चाहूल देखील लागू नये। तो यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं हमसे कि मध्य रात्र केव्हाच उलटून गेलेली असते, मतलब अब मिडनाइट कब की बीत गई है, कब की गुजर गई है, वो जा रही है, और उत्तर रात्रीनं हलकेच आकाशात पाऊल ठेवलेलं आहे। तो उत्तर रात्र म्हणजे काय, उत्तर रात्र म्हणजे जो अर्ली मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं ना, सुबह 3:30 भोर के 3:30 बजे से 6 बजे का जो टाइम है, जो 2-2.5 घंटे है, तो वो हमारी भोर होती है, अर्ली मॉर्निंग उस टाइम को कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हल्के से आकाशात तो उस अर्ली मॉर्निंग ने धीरे से ही आकाश में अपने कदम रखना शुरू किया है, मतलब मिडनाइट अब जा रही है और अर्ली मॉर्निंग आसमान में अब धीरे धीरे से अपने पैर चला रही है, मतलब धीरे धीरे अब वो आ रही है, इतकं हळुवारपणे, इतकं अलगद, इतकं मुलायम की कुणाला चाहूल देखील लागू नये। तो वो अर्ली मॉर्निंग ऐसी आ रही है आसमान में कि हळुवारपणे, मतलब इतने धीरे से, इतने नाजुक तरीके से कि कुणाला ही चाहूल लागू नये, मतलब किसी को ही उसका अंदाज न आए, अर्ली मॉर्निंग का किसी को ही अंदाज नहीं आना चाहिए, इतने नाजुक, इतने धीरे पैरों से वो आसमान में आ रही है, ऐसे लेखक बता रहे हैं यहाँ पर। पण ही चाहूल मला मात्र सहज लागते। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग किसी को ही अपनी भनक ना लगे वैसे धीरे धीरे आसमान में आ रही है, लेकिन उसकी भनक मुझे यहाँ लग चुकी है कि मुझे अब पता चला है कि अर्ली मॉर्निंग हो गई है, भोर हो गई है, अब मेरे उठने का समय हो गया है।
तिच्या पावलाची मंद मंद नाजूक स्पंदनं माझ्या मनात कुठंतरी उमटत राहतात. तो यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग ऐसे आ रही है कि किसी को भी उसकी खबर ना लगे. मतलब जो सोए हुए हैं सब पेड़ पौधे पशु पक्षी और जो इंसान जो सब सोए हैं व्यक्ति, मतलब पूरी सृष्टि सोई है, तो उस सृष्टि को मेरी भनक ना लगे, मतलब मेरे आने से किसी को भी डिस्टर्ब ना हो अर्ली मॉर्निंग के. उस तरह से वो आराम से नाजुक पैरों से आ रही है. लेकिन किसी को उसकी भनक लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो अर्ली मॉर्निंग की भनक हो गई है और अर्ली मॉर्निंग आ गई है. उसके पैरों के कदमों की आहट लेखक ने सुन ली है और वो बोल रहे हैं कि अब मुझे समझ आ गया है कि अर्ली मॉर्निंग आई है और इसीलिए अब मैं उठ जा रहा हूँ. तिच्या पावलाची मंद मंद नाजूक स्पंदने. अब यहाँ स्पंदने का अर्थ क्या है, तो हलचल. तो वो जो आ रही है धीरे धीरे से नाजुक हलचल करके वो आ रही है, लेकिन वो आने की कहीं तो मेरे मनात तरी मात्र कुठंतरी उमटत राहते. मतलब वो जो आ रही है उसकी आस मुझे धीरे से मेरे मन में अभी लग चुकी है की अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ गई है. जणू त्यामुळेच मग माझा डोळा लागत नाही, पुरेशी झोप झाली आहे असं वाटत राहतं. तो यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग आ गई है, हो गई है और इसीलिए अब मेरी नींद खुल चुकी है. माझा डोळा लगत नहीं, मतलब अब मेरी आँख नहीं लग रही है और ऐसे लग रहा है पुरेशी झोप झाली, मतलब मेरी नींद अब पूरी हो चुकी है, ऐसे मुझे लग रहा है. अब ऐसा लग रहा है कि मैं उठ जाऊँ. मैं हल्के उठतो, मतलब मैं धीरे से अब उठ रहा हूँ. चूळ भरतो मतलब मैं अब गुल्ला कर लेता हूँ. डाइनिंग टेबल जवळ येतो. अब मैं अपने डाइनिंग टेबल के पास आ रहा हूँ, मतलब आ गया हूँ. त्याच्या जवळची खिड़की हल्केच उघडतो. मेरे डाइनिंग टेबल के पास जो खिड़की है वो मैं धीरे से अब खोल रहा हूँ. यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, लेखक बैठे हैं और यहाँ पे जो विंडो है वो आराम से विंडो खोल रहे हैं. यहाँ पर खिडकी हलकेच उघडतो. रात्रीच्या नीरव शांततेची निद्रा भंग होऊ नये म्हणून. यहाँ पे निद्रा मतलब नींद. तो लेखक क्या कर रहे हैं कि अब मैं धीरे से उठ गया हूँ, उठ जाता हूँ, गुल्ला कर लेता हूँ और डाइनिंग टेबल के पास अब मैं जा रहा हूँ. जाकर वहाँ की मैं विंडो खोल देता हूँ, लेकिन मैं विंडो ऐसे खोलूँगा कि बाहर जो मिडनाइट गई है और अर्ली मॉर्निंग अब हो रही है, उस टाइम किसी की भी नीरव शांततेची निद्रा भंग हो नहीं, मतलब किसी की भी नींद यहाँ पे भंग ना हो. इतनी शांति से सब लोग जो सो रहे हैं बाहर, फूल पौधे पेड़ पशु पक्षी जो आराम से सो रहे हैं, तो उनकी नींद भंग ना हो इसीलिए मैं आराम से बिना आवाज़ करे हुए यहाँ पे मैं विंडो खोल देता हूँ. बाहेर पाहतो तो अस्मतात कुळकुळीत अंधार दाटलेला. बागेतल्या साऱ्या झाडांचा साऱ्या वेलींचा देखील डोळा लागलेला. तो अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं आराम से विंडो खोल देता हूँ और विंडो खोलने के बाद जब मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि आसमान में अभी भी अंधेरा है. मतलब अभी दिन चढ़ा नहीं है, अब सूरज आया नहीं है, उगा नहीं है. अब आसमान में क्या है, तो अभी भी अंधेरा मुझे दिख रहा है और बागेतल्या साऱ्या झाडांचा साऱ्या वेलींचा डोळा लागलेला आहे. तो बाहर जो गार्डन है, जो बगीचा है, तो उस बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल है, तो वो भी क्या हुआ है, उनका त्याचा भी डोळा लागलेला है. मतलब वो लोग भी अभी तक सो रहे हैं, उनकी भी अभी तक नींद नहीं खुली है. त्याच्यावरील पाखरं देखील गाढ झोपलेली. तो जो पेड़ पौधे तो सोए हैं आराम से, लेकिन पेड़ पौधों के ऊपर जो पक्षी है, जो पंछी है, वो भी अभी गाढ झोपलेले हैं. गाढ मतलब बहुत आराम से वो लोग अभी भी सोए हुए हैं. त्यांचा चिवचिवाट अजून सुरू झालेला नसतो. मतलब जो
पाखरे, यहाँ पे ना बच्चों पाखरे मीन्स पक्षी। तो लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि जो पक्षी है वो भी अभी आराम से सोए हुए हैं और उनका चुचवाट, उनकी जो चूचू है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, कारण आता फक्त पहाटेचे 3-3:30 तर वाजलेले असतात। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि सब लोग बाहर, जब मैंने विंडो खोली तो सब लोग बाहर आराम से सो रहे हैं, पेड़ पौधे आराम से सोए हैं, पशु पक्षी आराम से सोए हैं, अभी तक उनकी चुचवाट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो अर्ली मॉर्निंग के मतलब भोर के कितने बज रहे हैं, 3-3:30। मतलब लेखक इतने सुबह, इतने अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। कुणास ठाऊक ही वेळ मला फार आवडते। तर यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं हमें, पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो टाइम है, जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है वह मुझे बहुत पसंद है। फार आवडते मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम मुझे बहुत ही पसंद है। ये जो भोर होती है ना, वो भोर मुझे बहुत अच्छी लगती है। सारा जग साखर झोपेत असतं। अब मराठी में कहते हैं जो अर्ली मॉर्निंग के टाइम देखो 3:30 बजे के बाद हमें इतनी नींद आती है, अब पूछो मत, ऐसे लगता है कि अब हम बिस्तर से उठे ही नहीं। तो इसे मराठी में हम लोग साकर झोप कहते हैं, मतलब बहुत गहरी नींद उस टाइम हमें चढ़ जाती है, क्योंकि नेचर इतना उस टाइम सुंदर होता है और हवा इतनी मतलब शुद्ध चलती है और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगती है। तो उस टाइम पे सभी लोगों को बहुत गहरी नींद मतलब लग जाती है। तो लेखक यहाँ पे वही बता रहे हैं कि सुबह के 3:30 बजे सब लोग कैसे साकर झोपेत, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। साऱ्या चिंता काळजा मिटल्या विखरलेल्या असतात। तो कहते हैं कि उस टाइम पे वो भोर का जो समय होता है, उस भोर के समय पर हम लोग की पूरी चिंता, पूरा टेंशन सब 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 खत्म हुआ होता है, क्योंकि उस टाइम पे नींद इतनी तेज आती है, इतनी गहरी नींद होती है कि उस नींद में हम लोग को टेंशन का और जो स्ट्रेस है उसका पता नहीं चलता है। मन कसं सीमेवर आलेलं असतं। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि उस टाइम पे सब लोग गहरी नींद में होते हैं और चिंता कोई होती नहीं है, टेंशन कोई होता नहीं है, और हम लोग का मन सीमेवर मतलब शांत, तो हम लोग का मन कैसा है उस टाइम पे, सीमेवर आलेलं असतं, म्हणजे शांत होता है उस टाइम पे मन हमारा। मला वाटतं आपलं खरं खुरं मन हेच असतं, जे सुखदुःखाच्या पलीकडे कुठेतरी दूर दूर गेलेलं असतं। तो लेखक हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग का मन जो है सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम वैसे ही शांत होता है, जैसे हम लोगों को सुख दुख का कुछ पता नहीं है। सुख दुख के बहुत परे, बहुत दूर हम लोग का मन उस टाइम पे गया होता है। आपलंच नव्हे तर या दुधाळ सायलीचं देखील। अब लेखक यहाँ पे क्या इसमें लेखक हमें क्या बोलना चाहते हैं इस लाइन में कि इंसान का जैसे होता है, जैसे कि इंसान की जो गहरी नींद होती है, फिर अर्ली मॉर्निंग में भोर में हम लोग का जो मन शांत होता है, तो उसी तरह जो पेड़ पौधे हैं तो उनका भी इस टाइम पे मन की स्थिति वैसी होती है। वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। आपलंच नव्हे तर या दुधाळ, मतलब अब ये जो उनके गार्डन में जो पेड़ पौधे हैं ना, तो उनके बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है। आपलंच नव्हे तर या दुधाळ सायलीचं देखील, तांबडसर बोगनवेलीचं देखील। तो ये फूल के जो पौधे हैं ना, तो उनके बारे में यहाँ बता रहे कि उनका भी मन इंसानों के मन के जैसे शांत हुआ होता है। केशरी गुलमोहराचं देखील, केशरी गुलमोहर मतलब जो रेड रोज के जो फूल होते हैं ना, तो यहाँ पे हाँ, ये जो रेड फूल दिख रहे हैं ना, तो वो रेड फूलों का जो पेड़ होता है उसे गुलमोहर कहते हैं। आपको पता ही होगा बच्चों। तर गुलमोहराचं देखील, जांभूळसर जॅग्रॉडचं देखील, किरमिजी निळसर पिवळसर इवल्याशा धनुषी फुलांचं, घाणेरीचं देखील, पांढर शुभ्रनी रक्तचंदित चाफ्याचं देखील। मतलब ये जो फूलों के जो पेड़ है
तो उन सब का भी मन उस अर्ली मॉर्निंग में, उस भोर के टाइम एकदम शांत हुआ है। ये लोग भी पूरी तरह से गहरी नींद में वहाँ पर है। यहाँ पे लेखक हमें बता रहे कि या साऱ्यामध्ये नि माझ्यामध्ये असं कोणतं बरं नातं आहे। तो लेखक कह रहे हैं कि ये सब जो फूल है, ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, तो इनमें और मुझ में ऐसा कौन सा नाता है, ऐसा कौन सा रिलेशन है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कोणते रेशीम बंध है, मतलब कौन सा नाजुक सा संबंध है, कौन सा नाजुक सा बंध है इन पेड़ पौधों में, इन पशु पक्षियों में, इस नेचर में और मुझ में कौन सा अनोखा नाता है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कोणती जवळीक है, मतलब ये नेचर में और मुझ में ऐसी कौन सी नज़दीकी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पर, तो वो लेखक नहीं समझ पा रहे, वो अपने मन से ही प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। केव्हा पहाट होते नि केव्हा मी या साऱ्यांना भेटतो। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हमें कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस नेचर में, इस पेड़ पौधों में, फूलों के जो पौधे, इस इनमें और मुझ में कौन सा अनोखा नाता है, कौन सा रेशम बंध है जो मैं समझ नहीं पाता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि कब भोर होगी, कब अर्ली मॉर्निंग होगी और मैं कब उठूँगा और कब जाके ये लोगों से मिलूँगा। ऐसे मेरे मन में एक आस लगी रहती है और इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये कैसा रेशीम बंध है, ये कौन सा अनोखा नाता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हे रेशीम बंध कुठेतरी अधिमत्वाकडे तर मला ओढून नेत नाही ना। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि ये जो अनोखा जो रिलेशन है, ये जो नाता है, पता नहीं आदिमत्वाकडे तर ओढून नेत नाही। इसका मीनिंग होता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मुझे खींच के कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सी दिशा में ये मुझे चला रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मानवाला निसर्गाची जी ओढ युगानुयुगापासून लागलेली आहे ती या आदिम रुजू स्नेहामुळे तर नहीं ना। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मानवाला निसर्गाची ओढ, मतलब जो इंसान को जो नेचर की जो आस है वो तो युग युग से ही है, मतलब युगायुगापासूनच आहे, युगानुयुग से हम लोगों का और नेचर का रिलेशन चल रहा है। तो यह रिलेशन, ये जो संबंध है वो स्नेहबंधामुळे, मतलब हम लोगों में जो प्यार है, इसी प्यार की वजह से तो ये युग युग से हम लोग का रिलेशन तो नहीं चल रहा है। ऐसे लेखक यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब ये सब सोच के हो चुका है लेखक का, और अब वो आगे हमें बता रहे हैं कि मैं डाइनिंग टेबल जवळ येतो। अब मैं विंडो में से तो ये सब मैंने अब देख लिया है, और अब मैं कहाँ आया हूँ, तो डाइनिंग टेबल के पास मैं आ गया हूँ। तेव्हा भान येतं, अब मैं होश में आया हूँ। उस टाइम पे लेखक सोच में चले गए थे। ये जो पैराग्राफ जो हमने जो देखा है, इसमें लेखक इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब उन्होंने सोचा है। अब भानावर तेव्हा भान येतं, अब वो सोच उनकी ख़त्म हो गई, अब वो होश में आ गए, अब वो उस सोच से बाहर आ गए, उस इमेजिनेशन से बाहर आए हैं, और बाहर आके वो डाइनिंग टेबल तक आ गए। और फिर समझ में आया, भान मतलब होश आया की आपण उघडलेल्या खिडकीतल्या काळोखात सायलीचा, मोगऱ्याचा आणि चापाचा सुगंध शोधत होतो। तो अब लेखक बोल रहे हैं कि जब मैंने विंडो खोला तो मैं इमेजिनेशन में चला गया, और उस इमेजिनेशन में मैं जो फूल है सायली और मोगरा नि चापा, तो ये फूलों का मैं वहाँ पे स्मेल ढूंढ रहा था कि अब तक इन फूलों की मुझे स्मेल क्यों नहीं आ रही है, वो मैं सोच रहा था। जयग्राडची निळाई जांभळाई शोधत होतो, बोगनवेलची लाली शोधत होतो, मतलब जो बोगनवेल है उसकी मैं लाली ढूंढ रहा था उस इमेजिनेशन में। नी केशरी गुलमोहराई शोधत होतो, काळ्या अंधारात हे सारेच विसावले होते। मैं उनको ढूंढ रहा था वहाँ विंडो में जाके, मैं सब उस अंधेरे में मैं इन सब फूलों को मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था। लेकिन ये सब क्या हुए थे, तर विसावले होते मतलब वो वहाँ पर गहरी नींद में थे, इस गहरी नींद में सोए थे, और उनको भी नहीं पता चल रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ और उनको देख रहा हूँ, ये वे भी नहीं समझ पा रहे थे।
सुखावले होते, मतलब वो गहरी नींद में इतनी अच्छे से सोए थे, तो सुखावले थे, मतलब आराम उनको मिल रहा था. आणि माझं वेडं मन मात्र त्यांना केव्हा जाग येते याची आस लावून बसले होते. अब लेखक कह रहे हैं कि वो इतनी गहरी नींद में थे, लेकिन जो मेरा मन है वेड़ा, वेड़ा मतलब वेड़ा मतलब मराठी में हम लोग उसे पागल कहते. तो बोल रहे कि मेरा कैसा इतना मन कैसे पागल है कि वो लोग कब उठे यह मैं सोच रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि ये भोर मतलब ये मिडनाइट कब ख़त्म हो जाएगी. ये भोर चढ़ तो रही है, लेकिन ये अंधेरा कब ख़त्म होगा, और ये अंधेरा जब ख़त्म होगा उस टाइम में इन सब फूलों को, पेड़ पौधों को मैं अच्छे से देख सकता हूँ, जा सकता हूँ उनके पास, और उन्हें मैं छू सकता हूँ. ये अंधेरा अब कब ख़त्म होगा, असं मला या वृक्षवेलींच्या बाबतीत वाटत राहतं. तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे ही इन पेड़ पौधों के बारे में लगता है कि इन लोग नींद से कब उठ जाएंगे, और कब मैं इनके पास जाऊंगा, कब इनको मैं छूऊंगा, मैं कब इनसे बातें करूंगा, ऐसे लेखक को लग रहा है. तो लेखक कह रहे की मुझे ना असं मला वाटतं या वृक्षवेलीच्या बाबतीत वाटत नाही, तर माझ्या लहानग्या नातीबद्दल वाटतं. तो लेखक हमें कह रहे कि इन पेड़ पौधों के बारे में तो मुझे वैसे लगता ही है, लेकिन साथ में ही जो मेरी नाती है लहानग्या मतलब छोटी सी जो मेरी नाती है, उसके बारे में भी मुझे वैसे ही लगता है कि कब उसकी नींद खुलेगी, और कब वो उठेगी, और कब आएगी मेरे पास. तो अपने नातिन का नाम बता रहे हैं. तिचं नाव अल्विशा. तो उनके नातिन का नेम अल्विशा आहे. माझ्या मुलीची अल्मासची ती लहान मुलगी, तो उनकी जो लड़की है अल्मास, तो उनकी लड़की है अल्विशा. मतलब जो लेखक है ना उनकी नातिन है अल्विशा. तिचं नाव जसं जगा वेगळा है, तो लेखक बोल रहे कि उसका नेम जो है वो सबसे अलग है, तशी तीही मुलखा वेगळा है. जैसे उसका नेम सबसे अलग है अल्विशा, वैसे ही वो भी सबसे अलग है. अजून वर्षभराची देखील झाली असेल नसेल. तो लेखक कह रहे हैं कि अब तक तो वो साल भर की भी नहीं हुई है. अल्मास आमच्याकडे राहायला आली की अल्विशा तिच्याबरोबर येते, पण दिवसभर असते ती माझ्या अंगखांद्यावर मला बिलगुन बिलगुन. तो लेखक कह रहे हैं कि जो मेरी नातिन है अल्विशा, वो अपनी मम्मी के साथ, जो मेरी लड़की है उसके साथ यहाँ पे आती है मुझे मिलने के लिए, और जब वो आती है तो दिन भर मेरे ही साथ खेलती है. मुझे ही मतलब मुझे ही चिपक चिपक कर मेरे ही साथ दिन भर वो खेलती है. ती रात्रि आईजवळ गाढ झोपते. दिन भर तो मेरे साथ खेलती है, मेरे ही साथ रहती है, लेकिन जब रात्रि का समय होता है तो अपने मम्मी के पास, अपने माँ के पास जाके गाढ मतलब बहुत आराम से सो जाती है. तो लेकर कहते हैं कि जो मेरी नातिन है अल्विशा, वो अपने मम्मी के साथ मतलब मेरी बेटी जो है तो उनके साथ आती है, और आने के बाद दिन भर मेरे ही साथ रहती है, मेरे ही साथ खेलती है, मेरी ही गोदी में दिन भर वो रहती है. लेकिन जब भी रात्रि का समय हो जाए तो वो अपने माँ के पास मम्मी के पास साथ वो जाके सो जाती है. गाढ झोपते मतलब बहुत आराम से गहरी नींद में वो सो जाती है. तेव्हा शैशवातील नित्तळता किती मोहक असते हे जाणवतं. तो लेखक कहते हैं जब वो सो जाती है और तभी मैं उसको देखता हूँ, तो उसके चेहरा देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितने अलग होते हैं, पूरी दुनिया से है. उन्हें सच झूठ की कोई पहचान नहीं है, स्वार्थीपना का कोई भेदभाव उनके मन में नहीं है. मतलब ये बच्चे कितने साफ मन के होते हैं. वो जब वो सोती है तब मुझे समझ में आता है. मी असा उत्तरात्री डायनिंग टेबलवर लिहायला बसलो तरी तिची आठवण होते. तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब भी भोर होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, तभी मैं उठ जाता हूँ, और डाइनिंग टेबल के पास जब मैं आता हूँ लिखने के लिए कुछ, तो उस समय भी मुझे उसकी याद आती है, उसकी याद सताती है. अल्विशा उठली की नाही ते हळूच डोकावून पाहतो, और मैं सोचता हूँ कि अल्विशा अभी उठी है कि नहीं, और वो देखने के लिए मैं नीचे झुक के देख लेता हूँ कि अल्विशा उठी है की नाही, ती केव्हा उठेल. नी खुदकन हसत आपल्याकडे पाहून आपल्या अंगावर झेपवेल. तो मैं सोचते रहता हूँ अल्विशा अभी उठी कि नहीं, और मैं बीच बीच में बार बार जाके देखता हूँ अब उठी है क्या, अब उठी है क्या. और ऐसे लगता है कि कब वो उठेगी, कब मेरी तरफ देखेगी, हंसेगी, स्माइल करेगी, और स्माइल करके कब वो मेरी गोदी में आएगी, वैसे मैं सोचता हूँ. असं वाटत राहतं. पण ही झाडं आणि या
वेळी जशा या वेळी निवांत झोपलेल्या असतात, तशीच अलविशा देखील गाढ झोपलेली असते. तो लेखक कहते हैं, अलविशा का, मेरी नातिन का और ये पेड़ पौधों का भी एक ही जैसा है. जैसे मेरी नातिन अलविशा भोर में गहरी नींद में होती है, वैसे ही ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी भी गहरी नींद में सोये होते हैं. ही उत्तर रात्रीची नीरवता आणि अश्लेषाच्या गाढ झोपेतील निरागस शांतता यात किती कमालीचं आश्चर्यकारक साम्य आहे, नाही का. तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो मेरी नातिन है अलविशा, वो और ये पेड़ पौधे हैं, इन लोगों में एक कमाल का मतलब साम्य है, दोनों में बहुत ही एक जैसा ही नाता है, ऐसे लेखक कह रहे हैं. हे नातं देखील आदिम नातंच नाही का, निसर्गातलं आणि मानवातलं. शेवटी ते दोघेही एकाच विश्वाचे दोन घटक आहेत. हा विचार, हे नाजूक नातं पाकळी पाकळीनं उलगडू लागतं. तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अलविशा और पेड़ पौधे ये दोनों का भी एक ही जैसा है. वो भी जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग भोर में आराम से शांत से गहरी नींद में सोई होती है, वैसे ही ये पेड़ पौधे, ये नेचर ही भी वैसे ही आराम से गहरी नींद में सोए हुए होते हैं. और लेखक कह रहे हैं कि इंसान का और नेचर का ये कैसा अलग ही नाता है. मतलब इंसान और ये नेचर, ये दोनों दो पहलू हैं, वैसे लेखक कह रहे हैं. और ये दो पहलू हमें कैसे खोलने चाहिए, तर पाकड़ी पाकड़ीनं, मतलब जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है वो जैसे धीरे धीरे खुलती है, वैसे वैसे इंसान का और नेचर का जो रिलेशन है वो भी वैसे ही फूलों की कलियों की तरह, फूलों की पंक्तियों की तरह धीरे धीरे से खोलना चाहिए हमें.